प्ले अ मेजर रोल। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, वो क्या कहता है? हु इज लायबल टू पे टैक्स? किसकी लायबिलिटी? लायबिलिटी किसकी है यहाँ पे? कहते एवरी पर्सन, हर पर्सन, पर्सन में सोल प्रोप्राइटर भी आ गए, पार्टनरशिप भी आ गई, फर्म भी आ गई, एचयूएफ भी आ गई, कंपनी भी आ गई, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सारे आ गए। आई हैवंट कवर्ड एलएलपी, कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, बट अगर देखा जाए तो एलएलपी भी बीच में ही है, क्योंकि डाउट कई जनों को होता है एलएलपी तो लिखा नहीं, एंड वी आर लॉ पर्सन, हम तो देखते हैं कौन सा वर्ड इनसे नहीं डाला गया बीच में, तो लॉजिकली देखा जाए तो वो भी। अब यहाँ पे देखो सोल प्रोप्राइटर, ये सारे पर्सन, इन सब पे लगेगा? कहते बिल्कुल, इन सब पे कब लगेगा? ये सारे पर्सन पे इफ दे आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट एंड फॉलिंग अंडर एनी क्लास एज मेंशन। कौन सी? शेड्यूल 1 में, शेड्यूल एक ही है, कौन सी क्लास? ऑल सच पर्सन असेसिबल टू टैक्स अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। किसी को सैलरी हेड से वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, ITR 1 केम इनटू द पिक्चर। ऑल सच पर्सन हु आर असेसिबल अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि ITR 3, ITR 4, 5 जितने भी बिजनेस हेड में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और कब? जब उनकी, पहली बात तो सारे कवर्ड है, दे चार्जिंग सेक्शन ये कहता है दे ऑल आर कवर्ड, दैट विल बी चार्ज, बट व्हेन इट विल बी लेविड, it will be levied when their maximum income exceed the, कब कहां से exceed कर जाए? maximum permissible limit under the income tax act। income tax act में कितनी है exempted maximum permissible? 250 for individual, but partnership firm, company, society, even on a single rupee you have to pay tax। तो ये कई जानों का, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको डाउट नहीं होगा, बट एक दो जानों ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि 250 पार्टनरशिप फर्म के लिए भी है, 250 पार्टनरशिप फर्म के लिए लिमिट नहीं है, 250 इंडिविजुअल की। दे आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स स्लैब। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब जो मैक्सिमम परमिसिबल एग्जम्प्टेड है उससे नीचे आपकी इनकम है, देन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है PSDT, ये प्रोफेशनल टैक्स, पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स पे नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये वाइडर, जिसपे सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है किस पे लगता है, तो सारे के सारे पर्सन इन्होंने कवर किए हैं, एंड आई स्पेसिफिकली कवर अबाउट सोसाइटी एंड ट्रस्ट। अब बंदा बोलेगा ट्रस्ट पे भी जो 12A की अगर रजिस्टर्ड है ट्रस्ट, यू ऑल नो, जब हम उनकी रिटर्न करते हैं वो फाइल इट विद एग्जम्प्टेड आल्सो, तो वो जीरो हो जाती है। एग्जम्प्टेड उनकी जब जीरो आ जाती है तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, उन पे PSDT लगेगा। एंड रिगार्डिंग द सोसाइटी, सोसाइटी जब भी अपनी रिटर्न फाइल करते हैं दे फाइल अंडर द हेड अदर सोर्सेज एंड नॉट बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो सोसाइटी भी फिर उनपे भी ये नहीं लगेगा, क्योंकि लेवी करने के लिए आपकी टैक्सेबल इनकम अबव द किसका होना चाहिए, जो मैक्सिमम परमिसिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट है। और इसकी एम्बिग्यूटी हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड विद स्लैब कि ये 5 लाख तक 87A की जो रिबेट है वो टैक्स रिबेट है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना। जितने पर्संस ने 4,50,000, 460, 470 की बिलो 5 लाख की रिटर्न फाइल की हैं, ये सोच के हम इनकम टैक्स पे ही नहीं थे, हमें PSDT पे नहीं करना है, दे आर रॉन्ग इन दैट। इफ यूर income is more than 250, I am not telling कि income under the head salary or business and profession is more than 250, इसको भी ध्यान से देना सुनना। already I have covered the cases, I will, you have to answer all these cases practical, बट यहाँ पे उन्होंने क्या है, आपकी इनकम सैलरी हेड में और बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं लिखा कि इनकम सैलरी हेड में या बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से 2,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। So I think this is covered. Now, taking the section levy and charge, every person engaged in already covered profession, trade, calling and employment, that will be covered. Senior citizens shall however be exempted as per the income tax act. Senior citizen exempted, जब आप चार्जिंग सेक्शन में सीनियर सिटीजन को यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हो, तो आई टोटली डिस्पोर्ट विद द डिपार्टमेंटल व्यू, बिकॉज डिपार्टमेंट ने FAQ में भी ऑलरेडी बोला था कि सीनियर सिटीजन पे PSDT नहीं लगता, बट इन द येस्टरडे मीटिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स दे सेड कि सीनियर सिटीजन पे भी लगता है। We will be coming up with the clarification, but in my view clarification
is only binding on the department, not on us. They have to amend the act for that. As per the act, on the clean reading of the act, it is very much clear. Senior citizen पे नहीं लगता है PSDT unless and until वो as a employer capacity में अपने आप को register नहीं करवा रहे हैं. अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, अगर मैंने डबल टैक्सेशन के लिए दो जगह पे एम्प्लॉय ऑलवेज होते हैं, एक पर्सन से भी मैं इनकम ले रही हूँ, दूसरे से भी ले रही हूँ, डबल टैक्सेशन होगी, दोनों को देना पड़ेगा, दोनों जगह देना पड़ेगा. क्लियर कट नो. सेकेंड, डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर हैं आप, ठीक है, और आपका बिजनेस भी साथ में कर रहे हैं. अब क्योंकि आपने बिजनेस कर रहे थे, अच्छा बिजनेस था, जीएसटी नंबर भी लिया हुआ था, और इन एम्प्लॉयर कैपेसिटी जहां पे आप डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपका ऑलरेडी पीएसडीटी डिडक्ट कर दिया था, ये डेवलपमेंट टैक्स. तो अभी आपको जीएसटी नंबर लेने के कारण नोटिस आ गया कि आपका प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं हुआ, तो क्या रिवर्ट्स आना चाहिए, क्या होगा सिनेरियो? Sumit ji, chat box is open. Can they chat or not? I'm open. As chat box is open. Okay. If there is any query, please let me know. Okay. Where a person falls under any more than one category in the schedule, he shall be liable to pay the tax only under one category. They have clear cut mentioned in the act under section 4 subsection section 4 and subclause 4 कि अगर आपकी एक जगह पे आपने टैक्स डिपॉजिट करा दिया है, एज आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्टरशिप, देयर कैन बी एन अनदर आल्सो अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड अंडर टू एम्प्लॉयर. इन दैट केस दे हैव स्पेसिफिकली इट कवर्ड अंडर पीएसडीटी 5 फॉर्म, वो फाइल करके वो खुद ही करवा ले, दोनों बंदों को नहीं देना, टू पर्संस को नहीं देना, only then it will be fine. Now coming to another income tax criteria, कौन सी इनकम लेनी है, taxable after deduction or not. It has been very much clear right now कि ये डिडक्शन चैप्टर 6 की सारी डिडक्शन लेनी है, टैक्स रिबेट नहीं लेना. तो चैप्टर 6 की सारी डिडक्शन, 80D 80CC ऑल डिडक्शन. उसके बाद अगर आपकी इनकम 2,50,000 से एक्सीड कर जाती है, ओनली देन यू विल बी लायबल टू पे PSDT. Now another in the proviso they have added, the second one is the most important one, so I have highlighted it with the red. An enrolled person, they have used two words. First one is the registered. You will be getting a certificate of registration and also certificate on enrollment. Certificate of registration कब मिलता है, जब आप as a employer capacity register करते हैं. और इनरोलमेंट का सर्टिफिकेट कब मिलता है, इनरोलमेंट का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब मैं एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में ले रही हूँ. तो यहाँ पे दे हैव कवर enrolled person, not registered person. It means they are talking about a businessman like us also or in the profession. अब मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, अब कहते हैं enrolled person shall not be required to make payment of a tax in respect of the period during which he is temporarily not engaged in any प्रोफेशन, ट्रेड और कॉलिंग. बट ये टेम्पररली नॉट एंगेज से क्या कहना चाह रहे हैं, अभी तक पूरे रूल्स में, एक्ट में कुछ नहीं लिखा. आई एम इन द इंप्रेशन कि अगर कोरोना के टाइम पीरियड ही हो गया था, 3 मंथ हमने कोई काम नहीं किया, तो क्या इस 3 मंथ्स का पे करना बनता है पीएसडीटी? टेम्पररली मींस व्हाट, नॉट एंगेज्ड क्या है, ये क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने बोला ना, छोटा सा है, only 24 section and 21 rules with 14 forms, but having still so much of the ambiguity. सबसे पहले सीनियर की आई, कल वो हो गया, और earlier it was, they have already given clarified in the FAQ, but now they are taking a different and all together. In their, I must say, in their interest, they are saying कि I will be covering the senior citizen, and here also for the temporarily not engaged in any profession. So I must say कि 2 months we have it temporarily, we haven't done any work. But for that, provided that, another thing, coming to the next. So for the registration, we will be covering 2. One is the employer capacity and another is self-employed one who are doing trade business in their own capacity and not as a employer. Not as a employer means आपके पास जो employee हैं, उनका किसी का भी 2,50,000 से ज्यादा की, या तो आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, अगर है तो उनकी सैलरी आई कैन से 20,000 पर मंथ, इससे कम के हैं, किसी की भी पीएसडीटी की लायबिलिटी आपकी डिडक्ट करने की नहीं बनती. और जब हम ये कह देते हैं कि आपकी डिडक्ट करने की ये नहीं बनती है, तो प्लीज मेक श्योर कि ये बहुत जानों से गलती हो गई है. इट्स अ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन.
वंस रजिस्टर्ड एक पैन दोबारा यूज नहीं हो सकता. तो कैन यू आई थिंक वेट क्लियर ऑल फर्स्ट. जब ये पीएसडीटी की हम आपको बोल रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी कब बनती है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराना है, तो माय हम्बल सबमिशन टू यू ऑल की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैपेसिटी आप एज ए एम्प्लॉयर कर रहे हैं कि इंडिविजुअल पे कर रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से करना. बिकॉज वंस या एक्सक्यूज मी मैम, शायद किसी को डिस्टरबेंस आ रही है, तो मैंने एक बार सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना चाहिए. ओके मैम. okay. Shall I take all the questions simultaneously? एज यू विश. नहीं तो आप पहले पूरी डेलीवर कर लीजिए, फिर बाद में क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, आप आंसर दे देना उसके बाद. Done. That will be fine. No issues. Now we are at this slide. तो फर्स्टली आई एम टेकिंग द टॉपिक कि जब रजिस्ट्रेशन करवानी है तो एज ए एम्प्लॉयर कैपेसिटी करानी है कि इंडिविजुअल पे है, इसके लिए प्लीज बहुत ध्यान से करना. बिकॉज वन रजिस्टर्ड, अभी तो इसका एक आपको ईमेल आईडी आई विल शेयर, वहां पे यू कैन, अगर हो गई है तो यू कैन गेट इट अमेंडेड आल्सो, बट एट द डिपार्टमेंटल लेवल दे कैन चेंज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. रीजन, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, और एक का क्वेश्चन अभी जस्ट आई एम हैविंग अ ग्लास एट द चैट बॉक्स, तो यही क्वेश्चन था कि अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर उसके पास कोई एम्प्लॉयर जिसकी सैलरी 250 से क्रॉस नहीं करती है इनकी इनकम, अगर नहीं कराना तो स्टिल पार्टनरशिप फर्म को अपने आप को रजिस्टर करवाना है, उसको पीएसडीटी पे करना है, डेफिनेटली उनको भी पे करना है. अब जब आपने रजिस्टर किया, आपने अपने आप को एम्प्लॉयर कैटेगरी में नहीं किया, ठीक है. सपोज इन द 18-19 देयर इज नो एम्प्लॉय, आपने सिंगल अपना एज अ इंडिविजुअल का कर दिया, पार्टनरशिप फर्म का केस अगर ले, एंड इन द नेक्स्ट ईयर आपका काम बढ़ गया, सैलरीज बढ़ गई, स्टाफ हो रखा, अब उसमें ऐड करने की ऑप्शन नहीं है. वैसे भी उसकी ईयरली रिटर्न है, उधर टैक्स भी है, वो मंथली जाना है. अर्लियर देयर इज एम्बिग्विटी, लॉ में लिख रहे हैं जब भी सैलरी डिस्पर्स करनी है, एक्ट में लिख रहे हैं तो आपको मंथली डिडक्ट करना है. इन द रूल्स दे आर सही क्वार्टरली डिपॉजिट कराना है. दैट्स व्हाई दे हैव कम विद द अमेंडमेंट इन द रूल्स. ये वाली करेक्शन इन्होंने कर दिया, ठीक है. इन द फैब इट हैज बीन डन. एंड इवन पैन टैन बोथ शुड बी यूज्ड. अभी सिर्फ पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो ये भी इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया है कि पैन टैन बेस दोनों आपको दी जाएंगी, बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट एट द पोर्टल फंक्शनल नहीं हुआ है, ठीक है. बट एज हैज बीन क्लियर एट द एंड, वहां पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है. इट विल बी कमिंग इन आई थिंक इन 10-15 डेज दे विल बी डूइंग इट, कि टैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी. तो एम्प्लॉयर कैटेगरी के लिए एवरी पर्सन, जब ये बात कर रहे हैं कि हर पर्सन ने रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्समेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, जो भी है उसने डिपॉजिट कराना है. किसका नहीं कराना? अगर उस पर्सन का करवाना है जो आपके पास 180 डेज से ज्यादा काम कर रहा है. इट मीन्स दे डोंट वांट टू कवर कैजुअल वर्कर्स, ठीक है. जो कैजुअल हम कहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और हमने डेली वेजेस उनको रख लिया, उनका आपको ये डिपॉजिट 200 डिपॉजिट नहीं कराना है. और जब कभी आपने अप्लाई करना है, यू विल अप्लाई इन विच फॉर्म? पीएसडीटी 1 फॉर्म में एज ए एम्प्लॉयर कैटेगरी करेंगे, एंड पीएसडीटी 2 तब करेंगे अगर आप अपने बिजनेस की, आप बिजनेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं इन पर्सनल कैपेसिटी इन पीएसडीटी 2. बट यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ registration in the case of employer and certificate of enrollment. Word is enrollment in the case of if you are adding in business and profession head in the individual capacity. Return annually, payment in the case of employer you have to pay monthly. और अगर आपके पास ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कह रहे हैं कि मैं दो जगह पे काम करता हूँ, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? उसने आपको इन्फॉर्म करना है इन पीएसडीटी 5 कि मैं खुद अपने आप को इनरोल कर रहा हूँ, फिर आपकी उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है. डन. नाउ किस पे एप्लीकेबल नहीं? एग्रीकल्चरिस्ट और एनी ऑफ हिज मेंबर. एग्रीकल्चरिस्ट कौन से एग्रीकल्चरिस्ट? अगर आपका लैंड
पंजाब में सिचुएटेड है। अगर पंजाब के बाहर सिचुएटेड है, हरियाणा में है और आप यहाँ पे आके सेल कर रहे हैं, इन दैट केस PSET विल बी एप्लीकेबल। देन पर्सन अर्निंग वेजेस ऑन कैजुअल बेसिस, जो आपको बोला था किस पे नहीं लगता, 180 डेज पे या मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और the person whose taxable income is below the maximum amount chargeable to tax. For the individual is 250, then for senior citizen, super senior, we are having 3 lakh slab, so that slab have been covered. And the last one जिस पे नहीं लगता, and the debatable one right now from the yesterday interaction, earlier it's very much clear कि senior citizen पे नहीं लगता, but now they are going to take a different route. अब एक क्वेश्चन जो आता है, क्या ब्रांच की जितनी मेरी ब्रांचेस हैं उस सबकी मेरे को रजिस्ट्रेशन करवानी है? व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब जीएसटी आया था तब था एक स्टेट में एक नंबर होगा, फिर इन्होंने बोला इफ यू आर हैविंग अ वर्टिकल लाइन, डिफरेंट वर्टिकल लाइन, देन यू कैन टेक सेपरेट जीएसटी नंबर, क्योंकि नोटिस तो अभी जीएसटी नंबर बेस्ड ही आ रहे हैं ना, तो अगर मेरी 2 ब्रांचेस हैं देन ये वर्टिकल वाला कंसेप्ट भी जीएसटी में खत्म हो गया। देन उन्होंने बोला जहां पे भी जितने भी नंबर एक स्टेट में, अगर आप 2 नंबर भी लेना चाह रहे हैं, इट्स योर डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी हैविंग योर क्लाइंट की पंजाब में ही है और उनके 3-3 4-4 नंबर है जीएसटी नंबर पंजाब के, और चारों के चारों को अब नोटिस आया होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। नाउ व्हाट्स योर से कि चारों को रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए? पर जैसे ये इनकम बेस्ड है तो इनकम होता है पैन बेस्ड, अगर उस अकॉर्डिंग चले तो एक रजिस्ट्रेशन ही सफिशिएंट है। बाकी सबके भी क्या व्यू आ रहे हैं प्लीज? न्यू है तो न्यू में तभी मजा आएगा जब हम लर्निंग शेयर कर रहे हैं। मैंने जस्ट एक रेड किया है इस एक्ट को, जैसे मेरी इन्विटेशन हो रही है, आई वांट टू सी कि सबके वी ऑल आर प्रोफेशनल, तो आई थिंक ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, इट्स नॉट अ वन वे सेशन कि एक तरफ की ट्रैफिक नहीं बनानी है, मोनोटनी नहीं लानी। तो क्या कहते हो आप, हर एक ब्रांच को कराना चाहिए? क्योंकि इतना तो पॉसिबल है, ये तो है कि एक ही स्टेट में, अर्लियर था कि एक स्टेट में एक ही नंबर था, बट राइट नाउ देयर इज अ पोजीशन कि एवरी स्टेट में, सिंगल पंजाब में ही बंदों के 3-3 4-4 नंबर लिए हुए हैं, जलंधर में है, लुधियाना में मैंने अलग लिया हुआ है, पैन बेस्ड इन द रूल्स दे हैव स्पेसिफाइड इफ यू हैव मोर देन one places in a state of Punjab, then what you will do, take one place as a principal place and other as additional. It means only one registration is required, but in that one registration you have to mention all the another place of business also. और इसमें एक ऐड भी कर दूंगी अभी, क्योंकि इन्होंने जब अमेंडमेंट की बात आती है और एक आती है आपकी शिफ्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ वर्क की, अमेंडमेंट कब बोलते हैं, अगर मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ वर्क चेंज होता है तो वो अमेंडमेंट में जाएगा, बट अगर शिफ्टिंग होती है तो रूल में इन्होंने लिखा हुआ है कि शिफ्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ वर्क, दे हैवंट यूज्ड द वर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ वर्क। तो मेरे को है जो शिफ्टिंग करनी है वो कहते हैं इंटीमेट करो 15 दिन में, जब कभी भी कोई प्लेस चेंज हो रही है 15 डेज में आप इंटीमेट करो, हम चेंज कर देंगे। तो तब ये इंप्रेशन आया कि ओके अगर यहाँ पे इंटीमेट करके शिफ्ट करके हमारा चेंज भी हो जाता है तो वहां पे दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन ओनली, बट फॉर द अदर वन दैट इज ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको 2-3 नोटिस इनकेस अगर आए भी हैं तो आप ऐसे रिवर्ट कर सकते हो, 1 की हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया और उसी के साथ में दूसरे प्लेसेस जो ऐड किए हैं एज एडिशनल प्लेस उसको जरूर मेंशन करना। डन। टाइमिंग रजिस्ट्रेशन करवानी कब है? एम्प्लॉयर के केस में जब ये एक्ट आया था, ठीक है, और आप तब उस टाइम पे एज ए एम्प्लॉयर आपका बनता था, इट मींस यू आर हैविंग अ एम्प्लॉय जिसकी सैलरी स्लैब 250 से ज्यादा क्रॉस कर रही थी, इन दैट सिनेरियो विद इन 60 डे। अब इसकी क्यों वेटेज हो गई है? इसलिए हो गई है क्योंकि पेनल्टी 50 रुपी पर डे है अगर जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई थी, तो वो जो कराई है नो डाउट 30 डेज दे हैव एडेड ऑन लेटर ऑन, ठीक है। तो 60 डेज में यू नीड टू विद इन 60 डेज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और अदर पर्सन के केस में 30 मीन्स अगर आप अब एक्ट लगाया, अभी कोई पर्सन आपके अभी नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जब स्टार्ट करते हो तो विद इन 30 डेज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द पीएसटी। इशू है रीजन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मेरी लायबिलिटी है कि नहीं, डिपेंड करता है। मेरी लायबिलिटी पता चलती है इनकम से, इनकम तो तब पता चलेगी ना जब साल खत्म होगा, और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कमेंस करो बिजनेस और साथ में रजिस्टर्ड कर दो,
तो इसीलिए मैंने कहा छोटा है बट एम्बिगिटी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे भी जो नए पर्सन आते हैं, हमें आज ही मैं कैसे कैलकुलेट कर दूं कि आपकी इनकम कितनी होगी। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए इवन इन द रिप्रेजेंटेशन वी हैव पुट फॉर दिस पॉइंट आल्सो, काइंडली क्लियर, नॉट विजिबल, डू दैट। 5 ऑलरेडी कवर्ड व्हाइल डिस्कसिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि अगर आपके पास फॉल अंडर वन कैटेगरी, यू आर फॉलिंग अंडर मोर देन वन कैटेगरी, डायरेक्टर केस आई हैव कवर्ड, then in that case you are not bound to pay double tax. You simply need to revert if you get notice you already paid as a employee category, then you need not to pay under the individual capacity. Now the payment, every employee is to be deduct, जो टैक्स पे डिडक्ट होना है ऑन अ मंथली बेसिस। अर्लियर था, अब तो अमेंडमेंट भी आ गई है इन द रूल्स, दे हैव क्लियर कि आपने मंथली इसको डिडक्ट करना है एंड पे करना है, अदरवाइज 2% की लायबिलिटी जो है इंटरेस्ट के साथ आपको 2% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलान जनरेशन एंड डिपॉजिट, अब 3 days बैक, नाउ आगे था IFMM की साइट पे, नाउ डायरेक्टली ऑन द PSDT साइट चलान पे, चलान डायरेक्टली फैसिलिटी इज देयर। Filing of a return, you have annual return for the enrolled person and for the another one, उनके लिए भी अभी इन्होंने कैसे कैसे करनी है, उन्होंने तो वन टाइम ही पे करना है, बट एम्प्लॉय के लिए they haven't cleared कि क्वार्टरली करानी है, कैसे करानी है। Now these are all the forms, 1 for registration, 2 for application for enrollment, first one is for the employer, second one is for the others, third certificate of registration, enrollment, fifth one if you are employed under more than 2 employers, 6 के अंदर एनुअल रिटर्न है, 7th की भी एनुअल रिटर्न है, और आजकल जो आपको नोटिस भी उसके बाद आ रहे हैं, ये कौन से सेक्शन के हैं। एंड मेक श्योर नोटिस के रिप्लाई हर एक के सेम नहीं होंगे, बिकॉज दैट विल बी द डिफरेंट केस। किसी का ये होगा कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, या इन्होंने GST बेस नोटिस इशू किए हैं, देयर मे बी अ केस आपके पर्सन ने GST नंबर इसलिए लिया क्योंकि उसने रेंटल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, अब रेंट आ रहा था, रेंट इज कवर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी, तो आप सैलरी और बिजनेस में तो कवर नहीं होते, तो क्या लगता है उसका जो नोटिस का रिवर्ट होगा वो भी सेम होगा, नॉट एलिजिबल। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वो पर्सन जिसकी चाहे मैं बोलूंगी रेंटल इनकम ही 4 लाख आ रही है, GST नंबर लिया हुआ था, ठीक है, पर मंथ वो 4 लाख का रेंट रिसीव कर रहे हैं, इन दैट केस PSDT लगेगा, क्योंकि इन्होंने तो नोटिस इसके बेस पे निकालने हैं कि यू आर होल्डिंग अ GST नंबर, सो यू नीड टू डिपॉजिट प्रोफेशनल टैक्स, लगेगा। अब बंदे ने नंबर भी लिया है, यस लगेगा। रिवर्ट प्लीज। एक्चुअली मैडम वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत हैं, नहीं लगेगा, ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ जी क्वेश्चन बहुत है along this way, रीजन ये ना हो कि इनकी एक्साइटमेंट कम ना हो जाए कि खुद बोल रहे हैं हमारा सुन नहीं रहे हैं। नहीं वो क्लियर है कि क्वेश्चन सारे लेंगे आपके, पर ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस पहले आ गए ना उनमें से कईयों के आंसर आपने ऑलरेडी इन योर डेलिब्रेशन यू हैव ऑलरेडी क्लियर दोस क्वेश्चंस, राइट। तो उसमें even this Tushant sir, firstly they have had कि person has salary 180 and PGPP 360, will it be applicable, तो 360 ऑलरेडी 180 180 360 क्लोज लिमिट, ठीक है, अब एक हो गया तो डेफिनेटली पे होगा ही होगा। तभी मैं कह रहा हूं कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका, हाँ जी हितेश जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर प्लीज वेलकम सर। ये जैसे अभी मैं रीकंफर्म करना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बोला भी जो लिमिट है 250 है जैसे, ठीक है, उसमें अगर 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 4 लाख हो गया वो 80C में लेने के बाद। नहीं जो 250 की है सर वो आफ्टर डिडक्शन की बात की है मैंने, ये क्लियर किया है। नहीं ऑब्वियसली फिर 4 में से आपको लेस करोगे ना 150। हाँ जी तो 250 में टैक्सेबल बात कर रही हूँ नेट। हाँ जी ऐसा वही बात है, 4 लाख माइनस 150 ऑफ 80C माइनस 25 आप मेडिकल भी कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है ओनली इन दैट केस यू आर लायबल टू ऑल डिडक्शन अंडर सेक्टर।
दूसरा मैडम मान लो एक हमारे पास That's why एम्प्लॉय I आता है, हाँ जी एक मैडम हमारे पास एम्प्लॉय आता है, उसने हमारे पास 3 महीने काम ठीक है। किया और वो 50,000 3 महीने सैलरी लिया उसने, तो क्या उसका हम ठीक है 3 महीने काटेंगे हम? सर देखो, जब वो एम्प्लॉय आया 50,000 जब उसकी थी, ठीक है, सेम याद रखना जो टीडीएस में रूल होता है, जब आप आते हैं टीडीएस के लिए हम क्या करते हैं, हमें तो नहीं पता कि वो नेक्स्ट मंथ छोड़ जाएगा, हम तो हाँ जी। फर्स्ट मंथ से ही उसकी कैलकुलेशन और वो स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ओके। इसीलिए जो 3 मंथ्स है पहले 3 होगा, जब वो निकल गया उसके बाद नहीं होगा। 200 फॉर 3 मंथ्स व्हेन ही इज एम्प्लॉय अंडर यू, ठीक है ना, तब तो बन रहा है ना उसका, क्योंकि नहीं ये मैडम, इसमें मंथली जैसे करवाना है, अब जैसे ये भी देखो। सभी लोग ना मैडम, सभी लोग अभी 3 सालों की जो फाइल करेंगे वो एनुअली फाइल नहीं करेंगे, सभी लोग इसको एनुअली फाइल करेंगे अभी जो 3 सालों की है। ठीक तो है, उसमें ऐसे मान लो तो अगर अब कोई 2 महीने रहा, कोई 3 महीने रहा, उसका क्या करें, हम जमा कराएं उनका? सर लॉ के अकॉर्डिंगली देखो एट दैट मंथ, क्योंकि वो उस मंथ से अब ये अगर कैलकुलेशन भी ये कर रहे हैं, ये उस मंथ से लेके कर रहे हैं ना, अब लेट फाइलिंग की भी जो बात आ रही है तब से कर रहे हैं ना, तो बनेगा ना तब से लॉ की लैंग्वेज में। हाँ, बट आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद वो निकल गया था, आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो मैं कहती हूँ उसका बनता ही नहीं था, हमारे को 3 महीने में छोड़ के चला गया था, आप ये तो चीज फिर कह रहे हैं, बट अगर वो स्टैंड लेंगे तो बनता है। तो क्या क्या करना चाहिए, हमें काटना चाहिए उसको? सर काटना चाहिए, नीड टू डिडक्ट, बिकॉज 3 मंथ्स की है, लायबिलिटी बनती है। ठीक है, आप डेलिब्रेशन पूरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर इकट्ठे ले लेंगे, ठीक है जी? डन 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 डन। All these scenario I have covered, ठीक है? Firstly, salary after standard deduction that will be taken. It's 6 lakh. House property income is 2 lakh. Now total GTI आपकी कितनी होगी? Obviously 4, क्योंकि less हो गया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। डिडक्शन उसने सारी चैप्टर 6 की कवर की। अभी सर का ये जो क्वेश्चन था, अब यहाँ पे देखो 2,40,000 की मेरी बन रही है, अब 240 पे ऑल्दो माय इनकम अंडर द हेड सैलरी इज मोर देन, उसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी सैलरी हेड से कितनी इनकम आ रही है, दे आर नथिंग टू डू विद दैट, बट यू हैव टू सी कि आपकी सैलरी और बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में इनकम है। इफ द आंसर इज, यानी कि 2 फिलर्स लगा लो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर ये चेक किया करो, सैलरी हेड और बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम है, आंसर इज यस, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या माइंड में आएगा, इसकी जो टोटल रिटर्न है टैक्सेबल वन, वो 250 से ज्यादा है, वो 2,50,000 से ज्यादा है, अगर एक्सीड कर गई है तो लगेगा, यहाँ पे 250 से एक्सीड नहीं किया है, सो इन द फर्स्ट केस टैक्स लायबिलिटी अंडर पीएसडीटी विल बी नो, रीजन टोटल टैक्सेबल इनकम is below 2.5. Second case, you will be having a business and profession income of 3 lakh, other source income of 12,000 only, like bank interest, saving interest only, total come to 3,12,000 and deduction of 16. Now here, your total income exceed 2,50,000 after deduction, although under income tax act he is not an income tax payee, reason हमें पता है 5 लाख तक कुछ नहीं है, टैक्स रिबेट मिली हुई है उनको, वो टैक्स रिबेट बेनिफिट का इधर नहीं लेना, पीएसडीटी में उसको टैक्स देना पड़ेगा 2,400. थर्ड सिनेरियो, सैलरी 1 लाख, कैपिटल गेन या नथिंग सैलरी 1 लाख, capital gain 2 lakh, other source 75,000, total came to 3,75,000, and after that deduction of 60,000 you will be left with 3,15,000. Now firstly check, person is having any income under salary or business and profession, yes, दोनों में से एक क्लिक हो गया, no doubt इसका employer पे डिडक्ट करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे total income exceed 250, taxability yes. Scenario number 4, this is a tricky one, सिनेरियो 4 पे प्लीज ध्यान से देखना, लॉस है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, देयर इज नो इनकम बट योर टोटल इनकम एक्सीड 250, रीजन आपने कोई अदर सोर्स से इनकम है आपकी 5,50,000 की, इन दैट केस माय व्यू लगेगा, क्यों? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन ये बोल रहा था you are engaged in business and profession and your total income exceed this, ये नहीं लिखा था you are engaged in business and profession and your income under the head business and profession is this,
अगर ये लिखा होता योर बिजनेस अंडर द हेड दिस 250 एक्सीड करती, देन दैट विल बी कवर्ड। हम कहते हैं कि इनकम ही देखनी है, यहाँ पे उन्होंने बोला लॉस भी है तब भी कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी आपको, आप बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स इट। इवन वी नो कि बिजनेस इंक्लूड इनकम इंक्लूड लॉसेस आल्सो, बट हियर द व्यू इज डिफरेंट। रीजन बीइंग कि आपको यहाँ पे वो टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, हियर टोटल इनकम एक्सीड 250 एंड यू आर आल्सो डूइंग अ बिजनेस, engaged in a business, so you have to pay PSDT. In the fifth one scenario, salary income is there, but after deduction it's not exceeding 250, so it's an easy one, no need to pay PSDT. And in the sixth one, even though your income is more than 255 lakh, your income tax pay also, you need not to pay PSDT. Reason? No salary, no business income. So the first filter, then the second one. Here he is out from the first filter. ना सैलरी हेड से इनकम है ना बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता आपकी टोटल कितनी क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट फिल्टर यही जो मैं आपको बोल रही हूँ, 2 फिल्टर यू नीड टू कीप इन योर माइंड। मैं तो सीधा इजी वे किया हुआ है, पहले सिंपल रिटर्न उठाएं, चेक करें बिजनेस हेड और सैलरी हेड में इनकम है, बस उसके बाद देखो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी की थी, 250 से ज्यादा थी बस। इसलिए कोई भी पर्सन आपसे पूछता है, सिंपल बोलो कंपटीशन और इनकम टैक्स रिटर्न ले आओ, आई विल टेल यू आपने डिपॉजिट कराना है कि नहीं कराना। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसे आओ। पॉइंट है जैसे आपने सिनेरियो सेकंड बताया, सिनेरियो सेकंड में 250 है आपकी टोटल, 252 टोटल इनकम है सिनेरियो सेकंड। तो इसमें काइंडली मेक इट क्लियर कि अगर 252 है तो बंदे ने PSDT 2400 पे किया, तो क्या 2400 ये इसीलिए बोला, इसीलिए क्यों 252 किया था, क्योंकि अगर आप एक्ट की, ये बिफोर डिडक्शन का डाउट कहाँ से आया। अब कई बार होता है कि हम स्किप आगे स्लाइड्स जैसे आप कह रहे हैं ना आगे करो, तो कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, इसलिए आई एम हैविंग गिवन माय नंबर 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था, ये क्यों कंफ्यूजन आई थी कि डिडक्शन लेनी है कि नहीं लेनी, क्योंकि वर्डिंग जो एक्ट की थी ना, उन्होंने बोला था बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर दिस एक्ट, ये था। अंडर दिस एक्ट का मतलब ये था कि ये 2400 की देने के बाद फिर आपने देखना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 2400 की अगर हम डिडक्शन देने से बिफोर अलाउइंग दिस डिडक्शन, अगर डिडक्शन देंगे फिर वो कवर नहीं होगा, तो 2400 वाली डिडक्शन नहीं लेनी है, वो डिडक्शन नहीं काउंट होगी 2400 की जो आप पे कर रहे हो, क्योंकि 2400 की डिडक्शन नहीं कंसीडर करनी है। ये एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि जो आपकी इनकम देखेंगे वो 2400 के बाद देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप 2400 बोलोगे हमारी वो भी डिडक्शन है तो ऐड होगा। एंड moving to the next, I think Rishi, can you just a minute, not able to. Now the main penalties जिसके नोटिस भी आ रहे हैं, ह्यूज वन भी है अंडर दिस, हार्श वन 50 रुपी पर डे। पहले लग रहा था कोई बात नहीं है, 20 रुपी पर डे तो न्यू रिटर्न का GST में देते हैं, ठीक है, और 50 वैसे ही है, बट यहाँ पे 3 इयर्स। रीजन पॉपुलैरिटी, जो सबसे पहले मैंने बोला था पॉपुलर नहीं था 3 इयर्स, तो ये हमें नहीं पता था कि करवाने हैं कि नहीं है। रीजन बीइंग जब हमने जिनके करवाए थे द पर्सन आर सेइंग कि अब तो ये नहीं लगना है, तो आप क्यों हमारे करा रहे हो मैम, दूसरे सीए ने तो उन्होंने बोला नहीं करवाने हैं, किसी ने नहीं कराया। अब दिस केस में पेनल्टीज जो हैं दैट इज 50 रुपी पर डे फॉर पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, पर डे जब से डिफॉल्ट हुआ था, इवन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, आई पुट फोर्थ दिस क्वेश्चन टू द ऑफिशियल्स ऑल्सो, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स की जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां पे यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि आपके एवरेज वर्कर कितने हैं, ठीक है, तो हमें कहना है चलो रजिस्ट्रेशन ही करानी है, हार्डली मैटर, एवरेज करके 10 डाल दो, 11 डाल दो, 12 डाल दो। तो आई आस्क कि अगर हमारे से इसमें गलती हो गई कोई करने में, whether you take this as a false information, क्योंकि अभी तो इतना हार्श है ही नहीं है, और हम कैसे कैलकुलेट करें एवरेज, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एवरेज, कौन से कैजुअल और अदर वन ऑल्सो टोटलिटी में मेरे लेने हैं,
कि मेरे को अकेले उनके लेने हैं जिनका पीएचडी करना था, उनके ही मैं एवरेजिंग लूंगी, ये मेरे पीएचडी के थे, टोटल इतने हैं, बाकियों पे नहीं बनती है। देयर इज नो क्लैरिटी कि एवरेज किसकी लेनी है। तो अगर हम कुछ भी आज डाल रहे हैं, तो मैंने उन्हें पूछा था, लेटर ऑन यू विल नॉट इशू अ नोटिस, कि आपने तो इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग दे दिया, 5000 का नोटिस ये भी निकला हो। फेलियर टू फाइल रिटर्न एज पर लॉ, अगर लॉ सबको पता है 30 अप्रैल को इसकी रिटर्न जानी थी, फाइल ही नहीं की। और कई लोग फाइल कर भी नहीं सकते थे, रीजन देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज, उनका पैन बेस होता है कि पैन लिए होते हैं उन्होंने, पैन एक है, अब ये तो अलाउ ही नहीं कर रहा था, तो वो कैसे रिटर्न फाइल करते। बैंकिंग में भी तो पैन बेस अब से अलाउ हुई है, तो व्हाई यू विल बी चार्जिंग 50 रुपए पर डे फॉर द फेलियर टू फाइल रिटर्न व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइल रिटर्न। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन तो की नहीं थी आपने। फेलियर टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर नहीं किया देन 50% ऑफ द टैक्स ड्यू अलोंग विद इंटरेस्ट दे विल बी चार्जिंग। मेंटेन नहीं किया बुक्स, देन 50 रुपए पर डे। फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट या रूल कोई नहीं किया, देन ₹15,000। अगर कंटिन्यू चलता रहा 5,000 है, बट अगर ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग देन हार्श वन इज 50 रुपए पर डे। नाउ सभी एक्साइटेड होंगे कि खूनी कैसे है रजिस्ट्रेशन। मैम हम तो ये करने आए हैं पहले, ठीक है ना, कि खूनी कैसे है ये बताओ। जब 2 साल पहले कर रहे थे ना 2018 में, अब तो 3 साल ही बोले हैं वैसे। तो ये आपने सबसे बाद में उस रखी टाइम है। पे इट्स टू, हाँ जी, पहले पता होना चाहिए ना लगना किस पे है, ये तो क्लैरिटी हो लगना किस पे है, इस पे लगना है कि नहीं लगना। सॉरी सर, व्हाट यू हैव सेड, Can you please clear the screen? yeah, clean the screen, yeah, sure sir, 1 minute. Fine sir, Yeah, thank you. done. So this is the PSDT site. When you log into this, अगर तो आपको पासवर्ड याद है, ओके फाइन, बट क्योंकि टाइम पीरियड बहुत हो गया था, और वन अनदर प्रॉब्लम, हमें रजिस्टर जब किया था उसका मोबाइल नंबर ईमेल नहीं पता, या हमने नहीं किया था, अकाउंटेंट ही कर दिया था, पर्सन को नहीं पता हमारे एसएससी को कि किया था इन्होंने, कौन सी मेल डाली और कौन सी मोबाइल नंबर एंटर किया। इन दैट सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करेंगे बताओ। और इन वन ऑफ द क्वेरी दैट केम टू मी कि पर्सन कह रहे हैं कि मैम जो मोबाइल नंबर डाला वो तो अब बंदा है, एंटर कर दिया, अब मैं क्या करूं, ओटीपी उस पे ही जा रहा है और वो अब नंबर मेरे पास नहीं है, बट क्योंकि वो आधार पे था, अकाउंटेंट ने आधार से देख के डाल दिया। So these all issues has been already escalated to the department कि like GST, as you are giving us last 2 digits of mobile number and email ID, kindly provide this facility at this portal also, कि हमें पता तो चल जाए अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है तो वो कौन से नंबर पे हुआ है। तो दे माइट बी कम अप विद अ सॉल्यूशन, कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल आए। अगर आप इस साइट पे जाके रजिस्टर करोगे ऑटोमेटिकली व्हाट दे विल डू, आपको कुछ नहीं करना, उन्होंने आपको नेक्स्ट साइट पे ले जाना है, इन्वेस्ट पंजाब। देन इन द इन्वेस्ट पंजाब जब ये फॉर्म ओपन होगा तो आपने अपना पैन डालना है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा शेयर हो गया, नो इश्यूज। नेम डालना है, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंट्री, देन आर यू रजिस्टरिंग अंडर, ये किसी का भी प्लॉट अलॉटमेंट वाला नो होगा, देन यू हैव टू साइन ऑन द दिस, क्लिक ऑन रजिस्टर, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस रजिस्टर, you will be getting OTP। तो जब आप वो करेंगे, ठीक है, तो आपको मैसेज डिस्प्ले होगा ये वाला कि जो आपने ईमेल डाली है, ठीक है, प्लीज चेक दैट ईमेल अकाउंट। जब वो ईमेल पे आप चेक करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस ईमेल वेरिफिकेशन, यू हैव टू क्लिक ऑन क्लिक हियर, एंड इन दिस क्लिक करने के बाद ऐसे मत सोचते रहना, वहां पे फिर आता है ओटीपी एंटर करो, बंदा उसके बाद मोबाइल, क्योंकि हैबिट होती है ना, क्लिक करते हैं उसके बाद ओटीपी आता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ओटीपी दिया हुआ है, डोंट वेट फॉर द ओटीपी इन द मेल, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये चीज होती है। क्लिक हियर करने के बाद यू विल स्टार्ट वेटिंग फॉर द ओटीपी, कि वहां पे लिखा हुआ है ओटीपी लिखो, ओटीपी इज ऑलरेडी देयर इन द मेल। तो जब आप मेल चेक करोगे, क्लिक हियर करोगे, नोट दिस ओटीपी, एंटर दिस ओटीपी एंड योर ईमेल विल बी सक्सेसफुली verified. After verifying the email, but next you have to verify your mobile too। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी, अब इस टाइम पे ध्यान से मोबाइल नंबर डालना है, ये ना हो कि आधार उठाया कार्ड उसका, फटाफट आधार पे जो नंबर था पता चला वो तो बहुत पहले का था, बंद हो चुका है, तो उसके बाद उस पे भी ओटीपी आएगा, यू गेट इट वेरीफाइड टू। आफ्टर दैट
यू नीड टू सेट न्यू पासवर्ड। कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं, न्यू पासवर्ड रख के इट विल बी योर ईमेल विल बी यू विल बी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। देन व्हाट नेक्स्ट, अगेन आप इस साइट पे आएंगे, ठीक है। अब ये आपने जो लॉगिन रजिस्ट्री की थी, ये सब कुछ हुआ है इन्वेस्ट पंजाब पे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन लॉगिन की अगेन अगर आप यूज करेंगे फिर वही प्रोसेस होगा, वहां पे वो बोलेंगे यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आप सोचोगे अब करेंगे हम, यहाँ पे वहां करके आ गए हैं, ये बोल रहे हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यू हैव टू यूज फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन। कौन सी? फॉरगेट पासवर्ड। अब लॉजिकली आपको लगेगा अभी अभी मैंने पासवर्ड रखा, मेरे को याद है, आप क्यों कह रहे हो फॉरगेट हो गया, मेरे को पक्का याद है, मैं क्यों यूज करूं। बट वो PSDT की साइट का था, यहाँ पे यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू यूज फॉरगेट पासवर्ड। आफ्टर दैट जब आप करेंगे फॉरगेट पासवर्ड की, दे विल बी आस्किंग OTP, जो आजकल कम आ रहा है। मेन प्रॉब्लम, बहुत टाइम ले रहे हैं OTP लेने के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, इसीलिए पहले मैंने ईमेल आईडी डाल दी। OTP नहीं आया, जस्ट पुट ऑन दिस ईमेल आईडी, दे विल असिस्ट यू कि OTP साथ के साथ हो जाए। लास्ट 2 डेज से ओके था, बट स्टिल फ्रॉम द मॉर्निंग इट्स गिविंग अ प्रॉब्लम। OTP मॉर्निंग से नहीं आ रहे एंड 2 डे बैक प्रॉब्लम थी। टुडे बहुत स्मूथली रजिस्ट्रेशन हुई, विद इन 15 to 20 minutes going to wind up all, but today also from the morning OTPs are not coming, so you can note down that email ID also. Once you enter this PSDT site of cyber, हम कह रहे हैं, यहाँ पे आपको आएगा क्लियरेंस विद द कैफे। यहाँ पे आपने नोट कर लेना PSDT का कोड बीच में, पंजाब स्टेट डेवलपमेंट एक्ट नीचे है, उसको सिलेक्ट करके ये वाली विंडो आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे सर्विसेज के अंदर, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शन राइट नाउ। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप बोलोगे कंफ्यूजन ही हुई जा रही है, कोई सिखाता है ये CAF से करो, कोई कहता है इधर से करो, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, डाउट भी आ जाता है हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये बता दूं, जब भी आपने ये CFS से करनी है, आपके पास अप्लाई न्यू की भी ऑप्शन है। अगर आपको डॉक्यूमेंट कम लगाने हैं, ओनली पैन की कॉपी लगानी है, और you don't want to get the benefit of all the Punjab investment scheme, कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, तो you need not to provide detailed information। पंजाब इन्वेस्ट स्कीम का PSDT के साथ कुछ नहीं लेना देना। पहली बात, ये जरूरी नहीं है कि आप CAF की पूरी डिटेल फाइल करें। यू कैन यूज अप्लाई न्यू शॉर्टकट से भी, वहां ओनली पैन की डिटेल जा रही है, आपके एड्रेस की जा रही है कि टोटल एड्रेस आपका क्या है, नेम क्या है, फर्म का नेम क्या है, बिजनेस कब से शुरू किया, डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए भी बता दो, जब आप डेट ऑफ कमेंसमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि जब वो डेट डालेंगे, दे फ्लैश अ मैसेज, योर लायबिलिटी टू पे PSDT स्टार्ट फ्रॉम दिस। अब इसका मतलब आप ये मत सोचना अब हम सबका तब से ही कर देते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट वो नहीं डालते, क्योंकि मेरे एक क्लाइंट की बहुत पुरानी थी, आई एंटर दैट 1981, तो वहां पे लिखा आ गया योर लायबिलिटी टू पे अंडर दिस एक्ट इज फ्रॉम 1981। तो उनको लगा कि क्या है, बट दैट इज ओनली फॉर वन शॉट, देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। ये रियल टाइम बेसिस पे काम हो रहा है, इसके लिए ये नहीं है कि आज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कब आएगा, नथिंग लाइक दैट। तो ये डिटेल्ड फॉर्म, एड्रेस क्या है साइट का, कम्युनिकेशन का, ये तभी कैफ में अगर आप जाओ, इफ यू वांट टू गेट बेनिफिट इन पंजाब इन्वेस्टमेंट, तो ये डिटेल्ड वन। अदरवाइज यू आर हैविंग अनदर ऑप्शन आल्सो, न्यू पे जाके क्लियर कर देना। जब आप न्यू पे अप्लाई फॉर न्यू पे जाओगे, ठीक है, इन दैट यू विल बी गेटिंग अ मैसेज कि क्लियरेंस के लिए सेकंड क्लिक करना है। आफ्टर क्लियरेंस आपके पास वो सीधा PSDT की साइट पे आ जाओगे। ये जब सारे प्रोसेस कर लिए, ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, इट्स इजी वन, नथिंग डिटेल्ड, ओनली क्लाइंट डिटेल नीड टू बी। केम टू दिस साइट अगेन, लॉगिन, OTP के साथ वेरीफाई करोगे अगेन, देन यू हैव टू फिल अप ऑल दिस डिटेल। यहाँ पे ऑटोमेटिकली से आ जाएगी, यू हैव टू चेक इट कि हाँ ठीक है, कोई चेंज तो नहीं करना। आफ्टर दैट यहाँ पे पे का भी है, चलान हिस्ट्री में जाके यू कैन क्रिएट चलान में पे करना है। अगर किसी ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था वहाँ पे चेक करके यू कैन पे, क्योंकि किसी की ये पेमेंट की भी बड़ी ज्यादा आ रही है। इसके जो मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ज्यादा है, मैंने FAQ आई विल शेयर विद यू ऑल द डिपार्टमेंट में जो किए हैं, कुछ जो मेरे को लगा था, these are the queries that might pop up in your mind कि ये कैसे है, what are the obligations,
of the employer situated in the state of Punjab. क्या सब पे कराना है? पहली बात, अगर मेरा ऑफिस पंजाब में है और मेरी कोई ब्रांच आउटसाइड पंजाब है, क्या मेरे को उसका भी करवाना है? और अगर मेरा ऑफिस बाहर है और मेरी ब्रांच पंजाब में है, फिर कराना है? टू क्वेश्चंस। इन द फर्स्ट केस नो, अगर गुजरात में ब्रांच है, गुजरात में तो ऑलरेडी गुजरात में भी टैक्स सकता है, मेरी वेस्ट बंगाल में है, तो वहां पे अगर पर्सन्स का मैं वहां पे पे कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों पे करूंगी? डबल नहीं होगा। बट अगर बाहर का यहाँ पे लोकेशन ऑफ बिजनेस पंजाब में है तो डेफिनेटली लगेगा। अगर आपको ये लग रहा है तो आई विल हितेश जी स्पीड अप सो दैट ऑल क्वेश्चंस कैन बी टेकन अप। 10 to 15 minutes मैं इसके कर देती हूँ, so that in 15 minutes all question can be taken up. Then right. Head office outside Punjab but also has a branch in Punjab. In this case, registration required? Yes, because you are doing business in Punjab. Mistake commit हो गया in return में। अब लॉ में क्या लिखा था? विद इन 3 months आप फाइल कर सकते हो रिवाइज। अब तो 3 साल हो गए, तो इट्स अ क्वेश्चन टू द डिपार्टमेंट। आपको तो वैसे लिख दिया, मैंने उन्हें बोला था अगर अब जल्दी जल्दी में 3 साल की कर रहे हैं, हमसे लेट हो, गलत हो जाए तो कैन वी रिवाइज इट, बिकॉज विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर तो अब 3 years बैक की रिटर्न हो रही है, तो ऑलरेडी एंडेड, तो व्हाट ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद? सो जस्ट हैव अ थॉट ऑन दैट। तो उनको ये फूड फॉर थॉट के लिए था, ये हमें बता दो क्या करोगे हमारा, क्योंकि इतना प्रेशर 3 years का इकट्ठे आ गया है। तो क्या whether we will be giving the opportunity to revise it? My employee is working with 2 or more, already covered 2 to 3 times कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा पर्सन्स काम कर रहे हैं तो वो PSDT 5 कर रहे हैं। डेली वेजर्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द एक्ट। डेली वेजर जब बताया था कि PSDT में किस पे नहीं लगता, फॉर एक्सक्लूजन एंड द लास्ट वन इज द डाउटेड वन एंड लिटिगेटिव वन राइट नाउ, द सीनियर सिटीजन और फर्स्ट 3 एग्रीकल्चरिस्ट, casual worker, and if your income is below the exemption limit, तो यहाँ पे डेली वेजर्स इनको कवर नहीं किया गया। I failed to deduct tax from my employee. Is the employer still liable to deposit the tax? यहाँ पे आपने डिडक्ट करके ही डिपॉजिट कराना है, तो यहाँ पे रूल्स में दे हैव वेरी मच क्लियर इन द सेक्शन 7 आल्सो कि अथॉरिटी में उन्होंने लिखा हुआ है द लायबिलिटी जस्ट एज इन द केस ऑफ TDS, उसकी आपने डिडक्ट किया नहीं किया, आई डोंट नो, यू हैव टू डिपॉजिट इट। हम यही टैक्स ऑडिट के टाइम करते हैं ना कि डिपॉजिट करवाओ, लेटर ऑन देखो लेट हुआ है तो उसके अकाउंट में डेबिट करके खड़े कर दो। तो सेम थिंग इज हियर, आपने किया है कि नहीं, डिडक्ट किया है कि नहीं किया, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, यू आर लायबल टू पे, यू हैव टू पे। और सर की एक क्वेरी थी स्टार्टिंग में, जैसे 3 months बाद वो लीव कर गया, सो दिस इज द मेजर थिंग, अब वो छोड़ ही गया है। तो यहाँ पे वो सर का क्वेश्चन इसीलिए मेरे को क्यों माइंड में आता है कि सर मैंने आपको यस भी बोला है बट बोलती हूँ फाइट भी करो, बट द अमाउंट इज ओनली 600, तो क्या फाइट करना 3 महीने के लिए, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना उस पे। अदरवाइज ज्यादा अमाउंट जब होती है तो वी विल डेफिनेटली से अब हम उनसे कलेक्ट तो कर नहीं सकते, पर्सन तो जा चुके हैं, और 3 years बाद अब आप कह रहे हो मैम कि उस पे तो लगना है, कहाँ से लाऊंगा वो एम्प्लॉय। फ्रीलांसर एंड वर्क इन सेवरल स्टेट, I did one assignment in the state of Punjab worth 3 lakh and I supposed to take registration. Take it a case of another professional outside state of Punjab, यहाँ पे आके उनका कोई ऑफिस नहीं है। मैं इस चीज क्वेश्चन को, इसके आंसर को करने से पहले ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो फ्रीलांसर की सर्विस दे रहे हैं उनका इस जगह पे पंजाब में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अगर ऑलरेडी ब्रांच ओपन की होती, CA का यहाँ पे भी ऑफिस होता, देन द केस इज डिफरेंट। बट अगर वहां यहाँ के क्लाइंट को उन्होंने कोई सर्विस दे दी है, यहाँ से मनी जा रही है, तो इन दैट केस नीड नॉट टू डिपॉजिट PSDT। देन whether the deduction under already clear deduction chapter 886 की सारी 80C की और chapter 6 की सारी डिडक्शंस आप देखेंगे। ये टैक्सेबल इनकम 2,50,000 के लिए 8 months काम किया है, तो क्या मैं 12 महीनों का पे करूं? तो ये 4 सेक्शन में ऑलरेडी कवर किया था कि नहीं, बनता नहीं है, प्रोपोर्शनेटली है। ये टेम्पररी का मतलब क्या है?
वैसे तो इसकी रेलेवेंस नहीं थी, कोरोना ने थोड़ी डाल दी जब इन्होंने लॉकडाउन किया था 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए हमें सबको अंदर बिठाया था। इन दैट पीरियड क्या वो 2 मंथ्स का बनता है कि नहीं बनता है? फार्मर लायबल टू पे टैक्स, अगर पंजाब में लैंड नहीं है तो फिर बनता है, अगर पंजाब में लैंड था देन नहीं बनता। फूड फॉर थॉट के लिए जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं आजकल, सबके डाउट्स हैं कि पहली बात तो अभी क्वेश्चन भी आया हुआ था, मैम एज अ फर्म में, अब मेरी एक फर्म का भी कंपनी का भी होना है और वो फर्म में पर्संस भी कंपनी में एम्प्लॉयर, मैं एज अ एम्प्लॉयर भी अगर मेरे एम्प्लॉई हैं उनका भी है तब भी बनेगा। डेफिनेटली इन्होंने फर्म को अलग बोला है। और एक क्वेश्चन था जब मैं देख रही थी कि मैम मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मैं फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास कोई ऐसे एम्प्लॉय नहीं है जिनका 2.5 लाख से ज्यादा हो, even then liable to pay PSDT, yes, even then you are liable to pay PSDT। और मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ कि जब आप रजिस्टर्ड कराओ, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द एम्प्लॉयर कैटेगरी। फ्यूचर विजन से ये हो जाता है कि आप चेंज करा लोगे, अदरवाइज तो उन्होंने ऑप्शन दे ही दिया है कि यू कैन चेंज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू बाय सेंडिंग देम अ मेल, तो अमेंडमेंट वो कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कैपेसिटी की ये बात ऑलरेडी टेकन अप है, ब्रांच की मैंने अर्लियर क्लियर कर दी, इनरोलमेंट भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पे जो पे करना है टैक्स और लेवी करना है, एवरी पर्सन, हर एक पर्सन ने पे करना है। यहाँ पे एक ही था जो टेम्परेरली एंगेज्ड है, ये कुछ नहीं बता रहे टेम्परेरली का मतलब क्या है, लॉ में कुछ नहीं लिखा। तो मेरे कुछ सजेशन थे इनको डिपार्टमेंट को भी कि जो आप नोटिस मेक कर रहे हो, यू आर सेंडिंग इट ऑन द ईमेल्स, और हमें पता है ईमेल समटाइम विद द अकाउंटेंट के पास है, तो उनको अगर हो सकता है थ्रू पोस्ट भी भेज दें, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए रिवाइज फैसिलिटी की दें और फॉरगेट ऑप्शन की। विदाउट गोइंग थ्रू द रूल्स डिटेल्ड वन, आई विल शेयर इट विद यू ऑल। इट्स बेटर टू टेक अप द ऑल द क्वेरीज बिकॉज टाइम पीरियड कम है। ये सारे रूल्स जो 21 रूल्स हैं, ये इसको सेक्शन वाइज रिलेट करके उसमें डिटेल्ड में क्या क्या है उसका कवर कर देती हूँ। लाइक जैसे मैंने आपको बोला था अमेंडमेंट में ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अमेंडमेंट की बात करते हैं, जबकि शिफ्ट ओवर का अलग दिया हुआ है। इंटीमेट करना है, अगर आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो विद इन 30 डेज यू नीड टू इंटीमेट दैट। कैंसलेशन सर्टिफिकेट की अगर आपको लग रहा है आपको कैंसिल जब ये क्लोज कर रहे हो तो देन यू गेट इट कैंसिल ऑल्सो। और रजिस्ट्रेशन के बाद डिस्प्ले भी जरूर करना है, क्योंकि जर्नल पेनल्टी देख लेना 50,000 थी कि अगर आप रूल्स नहीं करोगे। सबको याद है जीएसटी में भी यही आया था कि आपकी प्रीमाइज के बाद जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ, नहीं लगाया हुआ, तो तब आपसे पेनल्टीज लेनी। यहाँ पे दे हैव स्टार्टेड दिस थिंग, तो यहाँ पे भी है 5,000। ये ना और पता चले रजिस्ट्रेशन करवाई हुई या पर्सन को ही नहीं पता कहाँ है, फाइल्स में है या उसके फोन में है, ईमेल में है। दे हैव सेड कि इट शुड बी डिस्प्लेड। तो ये भी चीज, छोटी छोटी चीजें जो है अब हमें ध्यान में रखनी है और गाइड भी करना है। डुप्लीकेट भी इशू हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ प्लेस ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग कि शिफ्ट करना है विद इन 50 डेज यू नीड टू कन्वे देम। एंड रिटर्न्स का है 10-11। देन डिडक्शंस, डिडक्ट करके पे करना है, बट अगर डिडक्ट नहीं भी किया इट्स योर लायबिलिटी टू पे द टैक्स। एम्प्लॉयर टू कीप अकाउंट ऑफ ऑल द डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, जितने हैं उन सबका अपने रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि अगर हमने कीप रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी आ रहा था माइंड में कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरी ब्रांचेस बाहर भी हैं, तो जो बाहर बंदे काम कर रहे हैं, मैंने बड़ा इजीली ऐसे बोल दिया कि गुजरात में है, गुजरात का पे हो रहा है तो नहीं करना, ये वो गुजरात में पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्या वो मेरा लेबर वेलफेयर फंड, थोड़ा ये भी रिलेट करना, वो कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जब लेबर वेलफेयर फंड ये पीएफ में होता है उसमें डिटेल जाती है कि ये किस लोकेशन का है। अगर वो आप पंजाब में उसको बेस ले रहे हो, अब मैंने कई पर्सन थे उनको यहीं पर रखा हुआ था अपने पास, ठीक है, अपने पास मीन्स की जलंधर बेस्ड, पंजाब बेस्ड पर्सन को मैंने बाहर भेजा 10 डेज वहां 15 डेज, या आप मेरे से ये ले लेना वहां काम करो। इन दैट केस उस एम्प्लॉय का बनता था कि नहीं बनता था, डेफिनेटली बनता था। अब ये चीजें जो सारी है वो कहाँ से, तब जब लेटर ऑन चेक करेंगे तो कहाँ क्या चाहिए, मेरे पास प्रॉपर मेरे रिकॉर्ड्स बने होने चाहिए। लेबर वेलफेयर फंड में भी वो देखेंगे कि इस पर्सन को कहाँ की लोकेशन में आपने रजिस्टर्ड करके दिखाया हुआ था। PSDT 08 के थ्रू आपने पे करना है, ठीक है। और आज क्योंकि ये जो नोटिस आ रहे हैं इसीलिए हमें पहले SCN से पहले दे हैव टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू देनी चाहिए, इसलिए हम हमसे पूछ रहे हैं क्यों ना लगे आप पे। तो द रिवॉर्ड शुड नॉट बी सेम, देयर मे बी अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर ऑल। जो नोटिस आ रहे हैं हर एक का डिफरेंट सिनेरियो हो रहा है, तो
I think shall we take the questions right now? Yes ma'am. Then मैं वन बाय वन क्वेश्चन रीड करता हूँ, रिप्लाई दे देना। हेलो हेलो, let me open the chat box. Yes, hello. क्वेश्चन मैं रीड कर दूँ, आप रिप्लाई दे देना जी। Done. पहला क्वेश्चन है तुषांत गर्ग जी की तरफ से, अ पर्सन है सैलरी ऑफ ₹180 एंड PGBP 180, विल इट बी एप्लीकेबल? Yes, definitely. Total income अब ये है साथ में विशांत जी, इसकी डिडक्शन ज्यादा ना हो। 360 है, अगर 150 की डिडक्शंस होगी फिर नहीं, ठीक है, तो 80C की डिडक्शंस को भी माइंड में रख लेना, राइट। क्योंकि आपकी इनकम ऑलरेडी कवर्ड कितनी है डिपेंड सैलरी और पीजीबीपी से नहीं करता, नेट टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल आफ्टर डिडक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल गुप्ता, प्रोप्राइटर हैविंग एम्प्लॉइज व्हिच आर वेल बिलो टैक्सेबल लिमिट, इज ही स्टिल लायबल टू गेट रजिस्टर्ड? सर फिर वही चीज बोल लूंगी, उसके पास ठीक है एम्प्लॉय नहीं है, बट क्या उसकी अपनी इनकम, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का केस नहीं है, प्रोप्राइटर का है, तो प्रोप्राइटर की अपनी इनकम तो बिजनेस प्रोफेशन में ही जाती थी, उसका नेट प्रॉफिट जो इन्होंने फाइल किया आईटीआर वो 2,50,000 से कम की है कि ज्यादा की है? अगर 250 से कम की है फिर नहीं बनेगा, अदरवाइज यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप तो बिजनेस इन इंडिविजुअल कैपेसिटी कर रहे हो ना। हाँ जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रज्ञा मनसुखानी, if there are no employees above 2.5 lakhs or where there is GST but the employees of the group company were taking care of the little work, then does the company needs to register? But the employees of the group were taking care of a little work means मेरे ख्याल से प्रज्ञा जी ये पूछना चाह रही हैं जो थोड़ा निखिल जी वाला ही था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जीएसटी नंबर इंडिविजुअल का लिया हुआ था तो ऑब्वियसली उनको नोटिस आया है, तो एम्प्लॉय नहीं भी है तो सिंपली चेक कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 250 से ज्यादा की आईटीआर फाइल की है, अगर की है तो यू नीड टू पे टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। if a person gets a salary from two different employers, in that case whether both employers are eligible to deduct PSDT and deposit the same? ऑलरेडी कवर्ड अंडर PSDT 5 फॉर्म, आप उसको ही बोल दो, उनसे इंटीमेशन ले लो कि मैंने करा दिया और उसको बोलो आप करवा लो, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है एक डिडक्ट कर रहा है तो दूसरे को कर दो, अदरवाइज लॉ में रूल में उन्होंने यही किया है कि इस पर्सन को PSDT 5 के अंडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ्रॉम मिस्टर SK गुप्ता, if a company is not having any employee, what is the use of registration? Will it have to file nil return? कंपनी क्या एम्प्लॉय कोई नहीं है, बट एज अ कंपनी जो मैंने आपको बोला ये कह रहे हैं क्योंकि कंपनी की बिजनेस कर रहे थे, यू आर एंगेज इन बिजनेस एंड योर इनकम अंडर द इनकम टैक्स, कंपनी ने जो अपनी इनकम फाइल की थी, ठीक है, अगर लॉस की नहीं थी देन इट्स अ डिफरेंट केस, फिर नहीं बनता, अगर प्रॉफिट की थी तो चार्जेबल अंडर द कंपनी के तो सिंगल रुपी पे भी लग जाता है, ठीक है, देन यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम CA अभिनव कंसल, person having salary of 1 lakh, PGBP 140 and other source 2 lakh, will it be applicable? Sorry, this question is किसका है? From Mr. Abhinav Kansal, CA Abhinav Kansal, person having salary of 1 lakh. I want to see. I think you skipped 3-4 questions. Standard deduction allowed. Okay, already there is a notification on the portal. वो इसके बाद में है, वो इसके बाद में है, उससे पहले है अभिनव कांसल का क्वेश्चन, वो शायद एक्चुअली डायरेक्ट मेरे पास आया हुआ है, मेरे पास आया। Okay, done. Person having salary of 1 lakh and PGBP 140 and other source 2 lakh, will it be applicable? Definitely. अगर इसकी फिर मैं वही बोलूंगी डिडक्शन दूसरी नहीं है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, सैलरी और बिजनेस एंड प्रोफेशन में इनकम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कुछ नहीं लिखा, इनकम है इन दो हेड में देन ओके फाइन, कितनी है उसकी टोटल इनकम देखें, उसने अपनी आईटीआर कितने की फाइल की है, नेट टैक्सेबल इनकम 250 से ज्यादा थी, देन डेफिनेटली यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड एंड पे PSDT। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपने कवर कर दिया कि 50,000 की सैलरी डिडक्शन मिलेगी, वो आपने एग्जैक्टली वो मैंने जब किया था इन द प्रैक्टिकल आल्सो टेकन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फ्रॉम दिव्यांशी जिंदल, देयर इज अ नोटिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑन द पोर्टल वेयर दे हैव सेट limit for assessment year 1920 and 2021 is 5 lakh. What exactly does that mean if it does not cover 87A? And there is no note at all, any notification. Only 3 clarification already covered. I will share all. Right. No ambiguity in this thing. And next आपने also
नेक्स्ट भी आपने कवर कर दिया कि अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरवर्ड पासवर्ड के ऑप्शन है। एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज पैन बेस्ड देन ओनली पैन वन बेस्ड एंड वन रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। बिल्कुल, ये आई थिंक वो जब हमने क्वेश्चन किया था ये उसका उन्होंने आंसर किया था इस चैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर प्रोप्राइटर फर्म हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख बट ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 10 lakhs, so income in ITR is nil after set off, applicable or not? आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गेट दिस क्वेश्चन। मैडम वो आपके वो डायरेक्ट मैसेज मेरे पास ही आया हुआ है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, फिर रिपीट करेंगे प्लीज। प्रोप्राइटरशिप फर्म हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 lakh but brought forward business loss of ₹10 lakh, so Okay. income in ITR is nil after setting off. Is That not no is PSDT applicable or not? no Oh, not at all. Okay. बट मेक श्योर कर लेना एज ए एम्प्लॉयर ना उनका बनता हो कि कोई एम्प्लॉय ना हो जिनका 2,50,000 से ज्यादा हो। सही है वो। ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सेम यही है ना ट्रस्ट के केस में भी। अगर आप देखें, जो मैं कह रही थी, ट्रस्ट में क्या होता है, प्रॉफिट होने के बाद हम कहते हैं एग्जम्प्टेड है, तो जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं नील की है, 12A चैप्टर की डिडक्शन को मिल रही है, ठीक है, एग्जम्पशन तो नहीं बनेगा। राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव जैन की तरफ से, वी आर रजिस्टरिंग ऑन PSDT साइट व्हिच अल्टीमेटली टेक अस टू इन्वेस्ट पंजाब साइट। After all process done, PSDT certificate has been issued by the Invest Punjab website, but for challan payment same credential not working on PSDT site. सेम क्रेडेंशियल पहले ही बोला था, उसके पासवर्ड का इसके पासवर्ड से कुछ नहीं लेना, ठीक है। और ये चीज बोली थी, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन करके आपको PSDT पे अलग आना है, पैन डालना है, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करना है, न्यू पासवर्ड आपका OTP आएगा, OTP के एंटर करके देन यू विल लॉग इन इनटू द PSDT और वहां से वो कर लेना। इन्वेस्ट पंजाब के 2 वे है, आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप डिटेल्ड में वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कि शॉर्टकट में, बोथ आर विद यू, ऑप्शंस आर विद यू। It's not compulsory to provide all the details on the Invest Punjab. PSDT ने Invest Punjab they are simply taking the data, तो इसीलिए उनको एक असिस्टेंस मिल जाएगी डाटा की, इसीलिए उन्होंने ये अपना एक लिंक किया है। अदरवाइज PSDT नथिंग टू डू विद द Invest Punjab कि हमने यहाँ पे कितनी कितनी डिटेल्स डालनी है। अदरवाइज विद द जस्ट अपलोडिंग द पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन तब भी हो जाती है। मैंने 2 सिंपली पैन के साथ की हैं। Next question is from CS Surinder Sharma ji. If a firm has employees, then 2 registrations, one as employer and one as enrolled, is 2 required or 1 required only in case of firm? Sorry, in a question from CS Surinder Sharma ji, if a firm has employees, firm maybe partnership firm has employees, then how many registrations are required? 2 or 1? Actually, 1 minute, there is some issue at my side, let me handle that, otherwise going to log out now. It's okay, sorry. A firm is having 2 partnership firm having employees, then how many registrations are required? 2 registrations or 1 registration? रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है, आपको वो दूसरी करना ही नहीं देंगे और आपको एम्प्लॉयर बेस्ड करानी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको अपना भी करवाना है +1 करके, हाल ही इनके FAQ भी रिलीज हुए थे, वहां पे क्लियर किया था 2 + 1 कर देना। अगर आपके 2 एम्प्लॉइज हैं प्लस एक अपना ऐड करवा देना। और जब सैलरी की इन्फो मांगते हैं उसमें सिर्फ अपने एम्प्लॉइज की डालनी है, बट जो टैक्स पे करेंगे वो प्लस एक अपना ज्यादा करेंगे। रजिस्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये तो एक हिंड्रेंस हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दो की कर नहीं सकते पैन बेस्ड। क्वेश्चन रिपीट है, हो चुका है। उसके बाद सीए नजदीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन था, जब हम ये इसकी इन्वेस्ट पंजाब में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अंडर PDT, तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूछता है वो, वहां पे नंबर ऑफ टैक्सेबल एम्प्लॉइज डालना है कि टोटल एम्प्लॉय डालना है? सर ये चीज तो मैंने इवन डिपार्टमेंट से भी पूछी ना, आपने ये बोला है कि कहीं पे कुछ नहीं लिखा, नॉट इन रूल्स नथिंग एल्स, कहीं पे भी नहीं है कि एम्प्लॉइज क्या है, एवरेज एम्प्लॉय कौन से, मेरे टोटल एम्प्लॉय, मेरे PSDT वाले एम्प्लॉइज, मेरे इंक्लूडिंग कैजुअल एम्प्लॉइज, व्हिच एम्प्लॉइज, एवरेज यू आर टेकिंग ऑफ व्हिच एवरेज, अप्रैल 18 से कर रहे हो वहां के मतलब साल की, कुछ नहीं है सर। तो अभी तो ऐसे ही डाल रहे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें बोला था लेटर ऑन इसके बेसिस पे आप नोटिस मत इशू कर देना कि आपने गलत इन्फो भेजी है। बट इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि जो डालते हैं, जब हम वहां टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो टैक्सेबल इनकम डालते हैं, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर पूछी हुई है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ इसमें मैडम? जैसे मान लो 3 साल से एप्लीकेबल हो गया, रजिस्ट्रेशन कराई नहीं, तो प्रीवियस ईयर की इनकम डालेंगे सर। अब देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन जब आपकी एलिजिबिलिटी कब की बनती थी, आप पहले ये देखो कि अगर तो 3 सालों की बनती थी तो अगर 3 ईयर से ही एलिजिबल थे, ठीक है,
हाँ, तो फिर आपके हाँ लिए जी 18-19 के हाँ जी लिए आप वही देखोगे ना लास्ट ईयर, फिर आप अब नहीं देखोगे। अब कईयों के लिए ये सिचुएशन हो रही है 18-19, 19-20 में उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी, बनते ही नहीं थे, 2021 में आया, तो वो ओके 19-20 का ही डाटा डालेंगे, ठीक है मतलब ना। अगर 3 का है, हम क्योंकि 18-19 की डाल देंगे। ऑल दीज प्रॉब्लम वाई दे पॉप अप, रीजन इज कि आज की डेट में हम 3 साल का इकट्ठा काम कर रहे हैं, बट यू पुट इट इन दैट वे कि हम उस दिन अगर करवाते तो कौन सा डाटा डालते, ये तो ठीक है डिले हो गई है ना, अदरवाइज तो वही बिल्कुल बनता। और दूसरा मैडम इसमें एक पूछा होता है अभी डेट डालनी होती है अभी टैक्सेबल इनकम कब से है या कब से उसके बाद वो है भी उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है वो वहां पे डेट कौन सी डाले मैडम जो सर कैट का नंबर ये लिया तब मैंने की बोला, डाले? अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट की बोलो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे हैव रिटन, तो जब से मैं बिजनेस कर रही हूँ तभी होगी ना, राइट इन्फो तो यही है, ठीक है। राइट ये जब हम जीएसटी में भी कर रहे थे तो किया। अब लाइक एक मेरे केस में मैंने 1981 डाली, और जैसे ही मैंने वो डेट डाली उसके बाद जब सर्टिफिकेट पीएसडीटी वाला आया जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके नीचे ओके जब रिलीज हुआ ना, नीचे लिखा आ रहा था योर लायबिलिटी टू पे टैक्स स्टार्टेड फ्रॉम जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है। बट इनका लॉजिक ये वाला इसलिए था क्योंकि टेक इट अनदर वे, अगर आज मैंने बिजनेस शुरू किया है, मैं आज की डेट डालूंगी तो मेरी पीएसडीटी की आज से ही डाटा वो इस मंथ से 200 कैलकुलेट करेंगे, इसलिए उन्होंने डाल दिया। हाँ, उनका ठीक उन्होंने ये डाटा लेना, अदरवाइज हम अपना करेक्ट करेंगे। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सीए नवदीप शर्मा जी की तरफ से, इन केस ऑफ कंपनी द एम्प्लॉइज आर डायरेक्टर ओनली which are also going to be registered as they are having business income, whether ऑलरेडी company has कवर्ड to register on or employees have to pay tax as business person. सर, कंपनी के केस में कवर पहले नवदीप शर्मा जी जलंधर से तो नहीं है ना, ये लुधियाना के ही है। तो नवदीप जी, कंपनी के केस में और पार्टनरशिप फर्म के, एक तो कंपनी ने अपना करवाना है और एक एज अ एम्प्लॉय का। तो अगर डायरेक्टर का हो गया, ये मैंने केस कवर किया था, अगर डायरेक्टर का आप डिडक्ट कर लेते हो तो डायरेक्टर अगर बिजनेस भी कर रहा है और उसने जीएसटी नंबर भी लिया, उसको नोटिस आ गया, देन डबल टैक्सेशन नहीं है। सेक्शन 4+4 में क्लियर कर दे हैव रिटन ओवर देयर कि एक पर्सन का ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो डबल नहीं जाएगा 2424। अगला क्वेश्चन है, अगर पीएसडीटी इज डिडक्टेड फॉर 6 months but later on it came to knowledge that his income is below 2.5 lakhs, refund provision is there in the PSDT, same ये already it's there, वो इसी के कारण ही है। रीजन बीइंग, बिजनेस की भी जब आप बात कर रहे हो 30 अप्रैल को, तो आप कह रहे हो रिटर्न फाइल कर दो, और यहाँ पे तो सितंबर में जाके जुलाई में जब रिटर्न होती तब पता चलता है आपकी इनकम कितनी थी। तो अगर आपको तब लग रहा है कि हमसे कुछ गलती से वी हैव पेड एक्स्ट्रा या हमारी लायबिलिटी नहीं थी, पे हो गया है, तो प्रोविजन ऑफ रिफंड इज देयर इन द पीएसडीटी। right? The next question, in case of partnership firm, whether firm will deduct tax for of partners. नो, पार्टनर आर नॉट एट ऑल एम्प्लॉय, Next ठीक है। question, डायरेक्टर के है, पार्टनर नहीं है। पार्टनर का अगर, क्योंकि पार्टनर जब सैलरी या इंटरेस्ट लेते हैं वो बिजनेस हेड में जाता है, अगर सैलरी और इंटरेस्ट और उनकी बिजनेस हेड की इनकम होगी, अगर सैलरी और इंटरेस्ट की अमाउंट आफ्टर डिडक्शन 250 से ज्यादा हो गया है, तो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पे कराएगा। the next question from ठीक है। Mr. Rohit Patra, whether exempt income will be considered for total income if business or salary income is below 2.5 lakh. सर, अगर आपकी एग्जाम्प्ट इनकम, हम सिंपल देखते हैं ना, एग्जाम्प्ट कभी भी टैक्सेबल का पार्ट नहीं होती, ऊपर नहीं आती, वो नीचे ही आ रही होती है एग्जाम्प्ट। हम ऑन द व्यू की जैसे एग्रीकल्चर की है, अगर मेरी एग्रीकल्चर की ही इनकम है, सपोज इसको अगर रेलेवेंट थोड़ा रिलेट करूं, तो मेरी 5 लाख की एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, एंड आई एम हैविंग एफडी इंटरेस्ट ऑफ 50,000, ठीक है। तो अगर आप देखो एग्रीकल्चर की आप कह रहे हो वो तो वैसे ही बाहर है, और मेरी इंटरेस्ट इनकम अगर 250 से एक्सीड कर जाती, फिर मेरा बनता, अगर इससे नहीं कर रही है फिर नहीं बनेगा। The next question from Mr. Rahul Garg, if in assessment in 1819 taxable income is 359, there is no deduction, it is 80D, and in assessment in 1920 taxable income is 240 after deduction under section 80D of the 160, then whether साहुल जी, लेट मी मेक इट क्लियर कि जस्ट ये इनकम टैक्स की स्लैब की तरह ही है। जब हम बोलते हैं कि अगर 2.5 लाख की थी तो 2.5 के आगे पे करते थे 5 है। जिस साल नहीं लगता, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, उस ईयर नहीं होगा। जिस ईयर एलिजिबिलिटी में फॉल करोगे उसी ईयर होगा, ईयरली बेसिस पे है। ये नहीं है वंस पेड यू हैव टू पे इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। 18-19 में लग गया तो बस देते ही जाओ हर बार, नथिंग लाइक दैट। मेरी इनकम कम होगी 1920 में, पे नहीं होगा, 2021 में अप होगी, मैं पे करूंगी, देन 21-22 अब देखो कोरोना के कारण बहुत जानों ने रिटर्न कम भी करनी है,
और वैसे भी अब अगर ये 2400 पे करना पड़ गया है तो बहुत जाने जो एम्बेसी के लिए पे करते थे ज्यादा रिटर्न अप कर दो, दे आल्सो स्टार्ट हियरिंग की रिटर्न कम कर दो अब हमारी, दे नीड टू पे 4 लाख 5 लाख की जो रिटर्न होती थी 480 की अब नहीं होगी, जिस साल है उस साल ही पे करना है, दूसरे में नहीं करना। आगे काफी क्वेश्चन है रिपीट है, पर एक देन वी कैन लीव इट। सीए कुलदीप सुनेजा जी का क्वेश्चन है, इफ वी गेट रजिस्टर्ड टुडे फॉर 18-19 वेदर एनी लेट फीस और पेनल्टी विल बी लेविड। सर अभी पोर्टल आपको सब कुछ अलाउ कर रहा है, जितना मर्जी पे करो, जो मर्जी पे कर दो, बट ये ले सकते हैं हमसे लेट फी और पेनल्टी, दैट्स व्हाई वी आर रिक्वेस्टिंग द डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट आल्सो कि टू प्लीज कम अप विद द एमनेस्टी स्कीम ओनली फॉर द लेट फी और द पेनल्टी, कि वो मत लगाओ, इट्स ओनली अबाउट द अनअवेयरनेस, दैट्स व्हाई अवेयरनेस ड्राइव नीड टू बी स्टार्टेड फ्रॉम ऑल द प्रोफेशनल। अब हर एक को हमें गाइड करना है कि अब करवा लो, एंड जब पे कर रहे हो तो आप 2400 पे करके कर दोगे, एंड इन द फर्स्ट ईयर इट शुड बी 2280 बिकॉज 18 अप्रैल को आया था, तो अप्रैल के मंथ के आपको 200 नहीं करवाने हैं, इट्स ओनली 80 नेक्स्ट rupees। क्वेश्चन फ्रॉम प्रज्ञा मनसुखानी जी, व्हाट शुड बी रिप्लाइड व्हेन नाउ जीएसटी ऑफ पंजाब इज सरेंडर्ड एंड देयर आर नो ऑपरेशन एट ऑल। सर अगर कोई ऑपरेशन नहीं है तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कहने ना, होगा ना, मतलब इनकम कहने टैक्स का की मतलब रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न देखो उसकी उस साल की, मैम, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि 18-19 में ऑपरेशन था, जीएसटी नंबर तो था, अब देखो रजिस्ट्रेशन तो हम अब वही कह रही हूँ, प्लीज पुट योरसेल्फ इन दैट 18-19 स्ट्रीम। यहाँ पे क्यों 18-19 के लिए तो उसको रजिस्टर्ड होना था ना, 18-19 के लिए तो उसको फाइल करनी थी ना, आज 20-21 में नहीं है, ठीक है, तो इसकी मत करना फाइल, और अब जाके अगर उन्होंने बिजनेस नहीं करना तो इसमें भी तो कैंसलेशन है ना, तो फिर कैंसिल कर देना, आज की डेट में करो फाइल 89 रजिस्टर्ड करो अपने आप को, 2 इयर्स की जो लाइबिलिटी बनती है, अगर लाइबिलिटी तो अगर आपकी बनती है ओनली देन, अगर लाइबिलिटी नहीं बनती है तो फिर तो रजिस्टर्ड ही क्यों हो ना। बार बार कह रही हूँ, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 6 कब आता है, उसने तो सिंपल ये बोला इफ यू आर लायबल टू पे टैक्स ओनली देन यू नीड टू रजिस्टर, तो पहले देखो लाइबिलिटी बनती थी, अगर पहले 2 साल भी 2.5 लाख से कम था फिर नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीए अंकुर गुप्ता, कि अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई एम्प्लॉय नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन में करानी है या इंडिविजुअल में करवानी है। मैं तो यही बोल रही हूँ, करानी आपको फ्यूचर विजन के साथ जो है, चाहे नहीं भी है, एज ए एम्प्लॉयर कैटेगरी ही करानी चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप एम्प्लॉय कैटेगरी में करवा देते हो यही होगा ना, 1 पैनिक क्या है 200 हर मंथ, ये है अदर बेनिफिट इंडिविजुअल का क्या है, इकट्ठा 24 हो जाना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बट लेटर ऑन आपको शिफ्ट जरूर करना पड़ेगा, अगर एक आधा 1% भी एम्प्लॉय ऐसा ऐड हो गया देन आपको शिफ्ट करानी पड़ेगी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The next question from CA Pushkal Somi, any way out for waiver of penalty for late registration, late deposit of tax? Sir, till now, no, only hope is there. They come up because the penalty amount is, it's a hefty amount there that will come up, and it's difficult for us also to make the client aware as well as compel them ki sir करवा दो। I have put forth this thing ki it's seriously not possible for us to convey all the clients to pay 50,000 40,000 because they haven't paid 2400. Next question, Yes, what about senior citizen? What about Senior citizens. now? Earlier it was very much clear, and today also I am clear ki senior citizen in individual capacity they are not liable to pay, only in the employer category they are liable to pay, but department is saying in the both way senior citizen is covered. So right now it's a litigative one, ठीक है, but you go through कि citizen senior citizen only in the employer category they is required to pay tax. That's it. जैसे सीनियर सिटीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, उन्होंने पूछा कि अगर सीनियर सिटीजन लास्ट डेज में सीनियर हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च में सीनियर बन जाए, तो क्या सीनियर सिटीजन वाली प्रोविजन लगेगी या नॉर्मल लगेगी। सर कब बन गया, जिसमें प्रोपोर्शनेट की बात आती है ना कि इतने पीरियड तक तो मंथली है, सिंपल है, जब क्रॉस कर गया आप मत करना, ये कौन सा वैसे 2 लाख और वैसी वाली बात है, अदरवाइज तो सिंपल है, क्लियर है, अगर आप 9 मंथ्स में थे तो 9 मंथ्स का पे करोगे, 3 मंथ्स का आप नहीं करोगे। हाँ जी, एक ना इसी में मैम एड ऑन क्वेश्चन है कि जो सीनियर सिटीजन के केस में जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयर के केस में इट विल बी एप्लीकेबल, बट एक प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर सीनियर सिटीजन है, बट ही डजंट हैव एनी एम्प्लॉय ऑफ मोर देन 2,50,000, फिर वो एम्प्लॉयर बनेगा ही वो इंडिविजुअली रहेगा। सर देखो माय व्यू इज क्लियर कि जो जब हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा सेक्शन 4, ठीक है, वहां पे व्हाट्स द लॉजिक ऑफ राइटिंग की सीनियर सिटीजन आर एग्जाम्प्ट,
ठीक है, इफ दे वांट टू कवर योर केस दे हैव स्पेसिफिकली गिवन ना कि वहां पे अगर लिखा है, तो मैं यही कह रही थी कि नहीं लगता है, ठीक है। बट डिपार्टमेंट व्यू क्या है, वो कहते अगर बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो ये 2400 क्यों नहीं पे कर रहा। तो मैं कहा आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेवेन्यू यू आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंट व्यू ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लॉ यही कह रहा है कि सीनियर सिटीजन को एग्जम्प्ट किया जाए, हर जैसे स्लैब ज्यादा दी जाती है, तो इन दिस एक्ट आल्सो दे वांट टू गिव सम बेनिफिट टू द सीनियर सिटीजन। सो आई इन माय ओपिनियन इन योर केस अगर एम्प्लॉयर का नहीं बनता था, तो इनका नहीं बनता है, टू बी वेरी फ्रैंक, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, चाहे वो बिजनेस कर रहा है। एक और इसके साथ था कि कंपनी के केस में जो अभी एक क्वेश्चन पहले था कि जैसे जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, बिजनेस बंद हो गया है, अब कंपनी क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड इन पंजाब, ओके, ठीक है, बट शिफ्टेड इट्स ऑपरेशन इन अनदर स्टेट से राजस्थान में, डन। आईटीआर एड्रेस भी राजस्थान का है, बट रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब का ही है, तो क्या एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे? जीएसटी नंबर कैंसिल करा दिया था नहीं नहीं, देखो अगर यहाँ का नहीं है लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये लोकेशन कब लगा रहे हैं पीएसडीटी में, तब आप लगाओगे ना। अगर मैं काम पंजाब में कर रही हूँ, मैं तो पंजाब में काम ही नहीं कर रही हूँ। ऐसे तो हर स्टेट अपना अपना ले रही है, तो अगर मैंने हर स्टेट में ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ रही हूँ, तो मैं यहाँ से थोड़ा ना देते रहेंगे, बिल्कुल नहीं लगेगा, नो। Next question, how to identify the total income? Many of the employees are investing their money in last quarter only. What to do in this situation? Is employer liable to pay from first month? ऑलरेडी क्लियर दैट कि अब इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि जी जुलाई में रिटर्न जानी है या सितंबर में जानी है, तब पता चलेगा। दे कहते हैं यू पे एंड देन गो फॉर द रिफंड। The next case from SK Gupta ji. If company has income of ₹200 only, 200, and income tax is 50, retained earnings 150. After paying 2,400, it will be loss. Whether it will be deducted next year now. नो नो नो, अगर लॉस है तो आपको क्यों पे करना है? इनमें लॉस नहीं है, इनकम 200 रुपया है, इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल 50 रुपया पे कर दिया उन्होंने। आपकी ये वाला आई एम नॉट एबल टू सी दिस क्वेश्चन, ये पर्सनली आपको आपके है एसके, ओके ओके, लास्ट पे ओके। इफ द कंपनी हैज इनकम ऑफ 200 एंड इनकम टैक्स 50, तो कंपनी के केस में तो 250 वाला केस ही नहीं है ना, कंपनी का तो सिंगल रुपये पे भी चार्ज हो जाता है, उसका तो जाएगा ही ना। और वैसे भी 2400 की मैंने बोला था, बिफोर दिस डिडक्शन आपने देखना है कि उसकी इनकम कितनी है। बिफोर दिस डिडक्शन तो उसकी इनकम थी ना, टैक्सेबल इनकम थी ना, तो देन दे हैव टू डिपॉजिट। मार्जिनल का बेनिफिट नहीं मिलेगा मैम? 2400 का उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है, बिफोर डिडक्शन अंडर दिस। मैम देखना, बाकी क्वेरी तो खत्म होगी। अमन कंसल जी ने हैंड रेज। हेलो कंसल जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। अमन कंसल जी, हेलो। अब अमन, नॉट अभिनव कंसल। मैम गुड इवनिंग। हाँ जी हाँ जी मैडम, एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट हैं। ओके मैडम, मेरे एक क्लाइंट हैं जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बिजनेस का काम करते हैं। उन्होंने 2018 से लेकर 2020 तक यहाँ पंजाब में एक प्रोजेक्ट मतलब काम किया था, प्रोजेक्ट पे। ओके, तो उन पे अगर प्रोजेक्ट पे काम किया है या हाँ उन्होंने उस समय, हाँ जी बोलिए। सर अगर प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो पर्सन, देखो लोकेशन तो पंजाब में थी, बनता तो है। अगर प्रोजेक्ट आपका 3 हम बोलते हैं कि मैक्सिमम 180 डेज में आप डेली वेजेस में उसको कैजुअल वर्कर में कवर करना चाहते हैं, तो 180 डेज का आएगा। अदरवाइज वर्क कॉन्ट्रैक्ट के में दे वांट टू कवर ऑल दिस कि कोई भी यहाँ पे काम हुआ है, अगर 6 मंथ्स में कंप्लीट हो गया, डेली वेजेस आपने किए थे, आपके एनरोल नहीं थे, ठीक है, फिर नहीं होगा। अदरवाइज तो आपको पे करना ही पड़ेगा। आप ये देखो ना, अब HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक्स हैं, इनकी ब्रांचेस पंजाब में है, उनका ये डिपॉजिट करा रहे हैं ना, चाहे इनका हेड ऑफिस किसी का कर्नाटका साइड, साउथ साइड पे है, किसी का दिल्ली में है, क्योंकि इनकी ब्रांचेस यहाँ पे पंजाब में जो बिजनेस कर रही हैं, लोकेशन इन पंजाब है, तो सारे एम्प्लॉइज का PSDT कराना ही बनता है। Any other query from any member? He or she can unmute him or herself or ask query directly. Yeah, directly, even I have given the number also. चलिए मैम, लगता है सभी क्वेरीज ओवर हो गई। Hopefully all gained something from me, from this little
You all are ocean of knowledge. I have just poured a drop in that Not today with something, today not lecture. something. मेरे को लगता है PSDT के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो गई। मेरे को लगता है मैम शायद प्रज्ञा जी ने कुछ पूछना है। मैम आपने कुछ हाँ पूछना? सर। हाँ जी प्लीज। हाँ सर। Yes, ma'am. हाँ मैडम, मेरी क्वेरी शायद क्लियर नहीं थी, वो ग्रुप कंपनी वाली। Okay. Originally we have two companies into broking. One is commodity broking and one was equity broking. तो Okay. सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन में तो सारी ब्रांचेस दिखाई गई। Okay. और जब कन्वर्ट हुई तो जीएसटी के सबके ही नंबर आ गए सारे स्टेट के। ठीक है। ठीक है, पर जो रियल ब्रांच है वो सिर्फ इक्विटी कंपनी का है, कमोडिटी कंपनी का सिर्फ टर्मिनल चल रहा था ट्रेडिंग। Okay. इसलिए जीएसटी नंबर है, पर कोई एम्प्लॉय नहीं है। कोई और अब एम्प्लॉय नहीं है ना, हो गया। तो मैम अगर एम्प्लॉय नहीं है एज अ कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, उसका इंडिविजुअल बेसिस पे तो करवाएंगे, बट एम्प्लॉय नहीं है। आप कह रहे हैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, नहीं सैलरी दे रहे हैं, तो एक मैंने कहा था यहाँ आपके केस में आई डोंट नो कि ईएसआई पीएफ और लेबर वेलफेयर फंड में उसकी लोकेशन कितनी है, अदरवाइज फ्रॉम देयर वी कैन चेक इट आउट कि लेबर वेलफेयर फंड में लोकेशन क्या उसकी दिखाई। अगर नहीं है तो उसका बिल्कुल नहीं बनता। जो दूसरी मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि कमोडिटी कंपनी का तो लेना ही नहीं है? नहीं, कंपनी का एज अ कंपनी सिर्फ लेना है। अगर उसके एम्प्लॉइज जो बाहर दूसरी ब्रांचेस थी, ठीक है, उनका किसी एम्प्लॉय का नहीं लेना। अब गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में ब्रांच है आपकी, वहां पे पर्सन काम कर रहे हैं, उनका पीएसडीटी नहीं डिडक्ट होगा, नहीं होगा। डिडक्ट तो नहीं होना है क्योंकि 250 वाली चीज है, रजिस्ट्रेशन पर लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ओनली ना मैम, ओनली पंजाब की लेनी है, पंजाब के नंबर की रजिस्ट्रेशन लेनी, बाकी सबकी थोड़ा लेनी है। हाँ, पंजाब की स्टेट रजिस्ट्रेशन ली जाएगी ना, वो तो ली जाएगी क्योंकि कंपनी है। कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए आपको लेना है, क्योंकि आपका सिंगल रुपी पे भी सेकंड आप देखोगे ना कि आपकी कंपनी जो है, क्योंकि पैन बेस्ड है, इसकी आईटीआर जो गई थी बिट नेचुरल है, ब्रांचेस हैं तो टैक्सेबल इनकम तो होगी मैम, ठीक है ना। अगर लॉस होगा तो फिर कोई जरूरत नहीं है, बट अगर टैक्सेबल इनकम है, पैन बेस्ड है, फिर यहाँ के पंजाब की रजिस्ट्रेशन लोगे, यहाँ पे पे करोगे 2400। एम्प्लॉय का बिल्कुल नहीं करोगे, जो एम्प्लॉइज बाहर काम कर रहे हैं बाहर की स्टेट में, उनका नहीं होगा। अब इसी का जीएसटी नंबर सरेंडर हो गया तो अब फिर से लूप अब से नहीं होगा। जब पहले था नोटिस आया तो बैकडेट जाके रजिस्ट्रेशन लें 2 इयर्स का। मैम इसका बैकडेट के लिए आपको पीएसडी साइट पे तो रजिस्ट्रेशन बैकडेट और इस डेट की हो नहीं रही है, जीएसटी पोर्टल पे आपने सरेंडर किया है। नहीं, हमारे को जीएसटी नंबर के बेसिस पे नोटिस आया जैसे सबको आया नॉन रजिस्ट्रेशन का, डन फॉर 1819, 1920 एंड 2021। 1920 में जीएसटी नंबर भी सरेंडर हो गया और कोई एम्प्लॉय नहीं था कभी भी। मैं कह रही हूँ पीएसडीटी का मैम जीएसटी नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है। दे हैव सिंपली गेट द डाटा फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल उन पर्संस को एम्बिट में लें जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ था। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड वन एग्जांपल आल्सो कि हाउस प्रॉपर्टी का मेरा 5 लाख की सिर्फ पर मंथ रेंट आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन जीएसटी नंबर। अब आप जीएसटी नंबर क्योंकि मैंने लिया, मेरे को नोटिस आ गया, बट मेरी ना बिजनेस से इनकम थी ना मेरी उससे सैलरी से, तो मैं वहां पे उनको रिवर्ट ही करूंगी ना। आप सिर्फ 1 ईयर की रजिस्ट्रेशन करा के पे करेंगे, फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स आप पे लायबिलिटी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस ही नहीं कर रहे थे। जब पंजाब में बिजनेस कर रहे हो तो पे करो, पंजाब में बिजनेस नहीं कर रहे हो फिर नहीं पे होगा, उनका ये है। तो क्योंकि आज हम 3 साल बाद बैठे हैं तो प्रॉब्लम यही हो रही है, 3 साल का आपको डाटा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 9C में होता है ना, पिछला डाटा भी देखो, पीछे क्या हो गया आगे क्या हो गया, सेम इज विद द पीएसडीटी। ठीक है, अगर मुझे कुछ कंफ्यूजन होगा I'll call you then. I still my number I have displayed, otherwise I can write it on the note. Shall I use the board? It is already there in your It's there in your presentation. Done. मैं क्या, otherwise I can note it down, no issues. Okay, thank you ma'am. Thank you sir. मेरे को लगता है सभी queries you have very well answered all the queries. Now I request C. Abhinav Kansal to please formally present vote of thanks. C. Abhinav Kansal. Good evening everyone. Myself C. Abhinav Kansal and I am here to present a vote of thanks on today's topic, Punjab State Development Tax. First of all, I would like to thanks from the core of my heart to our learned madam CA Sonia Arora ji for making today's session a memorable and a successful one. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave us deep insights into the topic and also revealed some very interesting facts about PSDT. This topic was a need of the hour for our profession, and I am pretty sure that precious knowledge of our Madam CA Sonia Arora ji will definitely help us all in our professions. I am also grateful to our CA Hitesh Goyal ji for all his efforts for today's webinar, and I am looking forward
for such great sessions ahead also. And also thanks to all our members for attending today's webinar. Thanks to all. Thank you. Thank you, ma'am, once again. Thank you, for your sir. time. Thank you. ma'am. Thank you. And thanks to all the members for attending this webinar.